हमारा देश भारत कृषि कार्य के लिए जितना जाना जाता है उतना ही पशुधन के लिए भी विख्यात है। यहाँ सदियों से पशुओं को पाला जाता रहा है। उनका उपयोग कृषि कार्य और घरेलू उत्पादों के आपूर्ति के लिए किया जाता रहा है। लेकिन किसान भाइयों, इन पशुओं का खास ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है। समय समय पर पशुओं की जांच भी कराते रहना चाहिए और लगातार पशु चिकित्सक के संपर्क में भी बने रहना चाहिए। अगर कोई किसान भाई बहन पशुपालन की सोच रहे हैं तो उन्हें उन्नत नस्ल का ही चुनाव करना चाहिए, क्योंकि उन्नत नस्ल के चुने हुए बैल, भैंस इत्यादि पशुओं से उनके बच्चे यानी बछड़े बछियों में अधिक उत्पादन क्षमता होती है। इसीलिए निरंतर विकास के लिए उन्नत नस्ल के द्वारा ही पशुओं को प्रजनन कराना चाहिए। पशु नस्ल का बीड़ा अब शासन भी किसानों के लिए उठाने लगी है। कीमती सांडों का क्रय, उनकी देखभाल, पालन पोषण की जिम्मेदारी अन्य संस्थानों ने भी संभाली है। पशुपालन और दुग्ध उत्पादन के कार्य में लगे हुए कृषक भाई बहनों को पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम के बारे में जागरूक रहना आवश्यक है। अनुत्पादक पशुओं की बड़ी संख्या की समस्या पशुपालन में होने वाले लाभ को प्रभावित करती है। उनके अनुत्पादक होने के कई कारण हो सकते हैं, जिसे पशु मित्रों यानी पशुपालकों को पहचानना चाहिए ताकि उचित निदान करके समाधान की दिशा में बढ़ा जा सके। गाय शब्द को अगर हमको समझना है तो बहुत गहराई में जाकर ये जानना पड़ेगा कि गाय किस प्रजाति का है या किस ब्रीड का है और मूलतः कहाँ की है वो। दूसरा, उसके ब्रीड में कहीं मिलावट तो नहीं हो गई जीएमओ टाइप की। कुल मिलाकर क्या हो रहा है, गाय को अभी मतलब मेरे हिसाब से 3 विभाग में बांटा जाना चाहिए। एक होता है अपनी देसी गाय जिसके माँ बाप दोनों देसी हो, स्वदेशी हो। दूसरा होता है क्रॉस ब्रीड गाय, हमारी देसी रहती है और बाहर विदेशों से सीमन मंगाकर इन लोग इंजेक्ट करके आजकल आईवीएफ जैसे बच्चे पैदा करते हैं, गाय या बछड़े जो भी होता है। तीसरा, दोनों माँ बाप विदेशी रहते हैं जिसको हम लोग फॉरेनर ब्रीड बोलते हैं, जर्सी हॉस्टिन जैसे ब्रीड होती है। मूलतः भारत में पहले 64 प्रजाति की गाय पाई जाती थी, क्योंकि उनके खान पान पे समय के साथ ध्यान नहीं दिया गया है या उसके विषय को इतना गंभीरता से नहीं लिया गया है। गाय हमारे यहाँ सबके संस्कृति में जुड़ा हुआ है, लेकिन हमको ये भी समझना है कि उनका खान पान और बैलेंस डाइट हो। जैसे मनुष्य के लिए विटामिन, प्रोटीन, मिनरल होता है, वैसे अगर स्वदेशी गौवंश को भी अगर हम उसी पैरामीटर में पालें, जैसे उसको बराबर बैलेंस डाइट मिले, उसको समय पे पानी मिले, उसको नमक मिले, उसको डिवार्मिंग हो समय समय पर, तो गाय भी बहुत अच्छी दूध देती है। अभी भारत की जो गाय है, गीर गाय, साहिवाल गाय, थारपारकर या ब्राह्मण नस्ल जिसे अमेरिका में नाम दिया गया है, लगभग 15 से 20 देशों में टॉप में दूध दे रही है। गीर गाय तो अभी करीब 70 लीटर दूध दे रही है। विदेशों में उस पर ज़्यादा काम हुआ है और हमारे देश में देसी गाय पर काम नहीं हुआ है। हमारे यहाँ क्या दूध को प्राथमिकता दी गई थी, तो दूध को प्राथमिकता देने से ये हुआ कि बाकी जो खान पान को छोड़कर दूध कैसे बढ़ेगा इस पे ही कंसंट्रेट किया गया। मैं मानता हूँ ये गलत है। जब तक उसकी नस्ल नहीं सुधरेगी दूध नहीं बढ़ सकता। अब जरूरत है किसान भाइयों को इन कारणों को पहचानने की, जिससे पशु नस्ल सुधार की ओर बढ़कर पशुओं का संरक्षण, संवर्धन और विकास किया जा सके। पशु नस्ल सुधार आवश्यक है और न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि प्रत्येक राज्य की पशुधन में सुधार के लिए अपनी नीति है। ग्राम पंचायतों में राज्य नीति को पशुपालन विभाग तक इस विषय तक पहुंचना, किसानों को जानकारी देना, ये सब शामिल है। अपग्रेडिंग से राज्य के स्थानीय गोवंश का विकास साहिवाल, गिर, रेड सिंधी, थारपारकर, कांकरेज, ओंगोल नस्ल से किया जाता रहा है। शहरी और अर्धशहरी क्षेत्रों में जहां पशुपालकों को दूध का अच्छा मूल्य मिले,
पर्याप्त सिंचाई साधन हो और क्रॉस ब्रीडिंग से देशी पशुओं का आनुवांशिक विकास हो, इसलिए भी शासन प्रयास कर रही है। दुधारू पशुओं के पोषक तत्वों की आवश्यकता को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो उनके मेंटेनेंस के लिए, मतलब उनके रखरखाव के लिए एक आवश्यकता होती है, और दूसरी जो उनका दुग्ध उत्पादन है उसके लिए आवश्यकता होती है। जो दूध देने वाले पशु हैं उनके रखरखाव की जो आवश्यकता है वो जो दूध नहीं दे रहे हैं उन पशुओं की तुलना में अधिक होते हैं। अब जो दुधारू पशुओं का जो दुग्ध उत्पादन की जो साइकिल है उसको हम 4 भागों में, 4 फेज़ में बांट सकते हैं। जो पहला फेज़ है काविंग के 10 से 12 सप्ताह का होता है, प्रसव के बाद जो 10 से 12 सप्ताह का है। तो इस दौरान जैसा कि मैंने कहा कि प्रसव के पहले भी पशु अपना आहार कम कर देती है और इस समय भी उसका आहार कम होता है, लेकिन दुग्ध उत्पादन निरंतर बढ़ता रहता है। तो दुग्ध उत्पादन में जिस तरह से अधिकता होती है उस अनुपात में पशु का इंटेक नहीं हो पाता है। तो जनरली इस समय क्या होता है कि पशु अपने जो बॉडी के रिजर्व हैं उसको वो, जैसा मैंने बताया था कि जो 2-3 सप्ताह पहले हम ज़्यादा फीड देते हैं उनको 2-3 महीने पहले, तो वो उसको अपने बॉडी रिजर्व, वो अपना बॉडी रिजर्व उस समय बढ़ाते हैं, तो वो बॉडी रिजर्व जो है इस दौरान काम आता है। पशुओं का पालन ग्रामीण परिवेश में धन अर्जन और रोजगार का मुख्य साधन है। ऐसे में पशुओं के उन्नत नस्ल का चुनाव और उनके नस्ल सुधार का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जिससे कृषक भाई बहन कृषि जगत में पशु नस्ल सुधार करके आत्मनिर्भर पशुपालक बन सकते हैं। पशुओं के स्वास्थ्य और प्रजनन क्षमता को अच्छा बनाए रखने के लिए कई प्रकार के तथ्यों का ख्याल रखा जाना बहुत जरूरी है। आपने गौर भी किया होगा, जब भी मौसम बदलता है कहीं न कहीं पशुओं के शरीर पर दबाव बढ़ जाता है। बदलते मौसम में पशुओं के हिसाब से किसान भाई बहनों को या पशुपालकों को उनके हिसाब से प्रबंधन करना महत्वपूर्ण है, ताकि पशुओं की उत्पादक क्षमता अच्छी हो और सबसे अहम बात, वे स्वस्थ हो और शरीर की ऊर्जा बनी रहे। गाभिन पशुओं में जिस सप्ताह हम उम्मीद करते हैं कि प्रसव होगा, तो उस सप्ताह में हम देखते हैं कि जानवरों में उनका आहार ग्रहण वो कम करते हैं। हाँ, तो उसके 1-2 सप्ताह पहले और प्रसव के 1-2 दिन पहले उनके आहार ग्रहण करने, वो कम आहार ग्रहण करते हैं। तो इस समय हमको उनको इस समय जो सांद्र मिश्रण, हम जैसे कहा मैंने कि 2 से 3 महीने पहले हमको सांद्र मिश्रण की मात्रा बढ़ानी है, तो 1 से 2 दिन पहले वो उसकी मात्रा हम कम कर देते हैं और जानवर को हम गरम जो चोकर होता है ये उसको देना चाहिए। काविंग के बाद, जैसे प्रसव के बाद, हमको पशु को गर्म पानी देना है और एक मिश्रण बनाएंगे। मिश्रण में 1 किलो करीब चोकर, 1 से 1.5 किलो पका हुआ जैसे मक्के का दलिया हम बना लें और इसमें फिर आधे किलो जैसा गुड़ मिला लें और खनिज मिश्रण, नमक, ये मिलाकर जानवर को देना चाहिए और ये हम करीब 2 से 3 दिन तक दें। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी,
बस इतनी सी रासायनिक खाद। किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों की प्रगति को दे रहा एक नया विश्वास। देश के किसानों के प्रति समर्पित भारत सरकार विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार के कृषि क्षेत्र के विकास के लिए नए प्रगतिशील कदम उठा रही है, जिससे वहां के किसान तेजी से तरक्की कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र के विकास को अनवरत जारी रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने एक दूरदर्शी निर्णय लेते हुए देश में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है, जिससे पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार के किसानों को विशेष लाभ मिलेगा। पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर निर्भरता कम होगी और रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। नॉर्थ ईस्ट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये वो क्षेत्र हैं जहां आसानी से पाम की खेती हो सकती है, पाम ऑयल का उत्पादन हो सकता है। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने के लिए बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी, जिसके तहत प्रति 15 हेक्टेयर क्षेत्रफल के ऑयल पाम उद्यान के लिए 1 करोड़ और नर्सरी विकास के लिए 50 लाख रुपए का प्रावधान है। 30 वर्ष की आयु के पुराने बगीचों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा का एक मुश्त अनुदान दिया जाएगा। पूर्वोत्तर और अंडमान को विशेष सहायता के तहत उनकी क्षेत्र संरचना, जलवायु एवं अन्य परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न मदों में, जैसे हाफ मून टेरेस में 4,000 रुपए प्रति हेक्टेयर, बाड़ या बायो फेंसिंग तथा लैंड क्लियरेंस के लिए 7,000 रुपए प्रति हेक्टेयर और एकीकृत खेती के लिए 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का प्रावधान है। प्रारंभिक 4 वर्षों की अवधि में रखरखाव और अंतर फसल के लिए 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का प्रावधान है। किसानों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 5 मीट्रिक टन प्रति घंटा क्षमता वाली नई पाम ऑयल मिल की हर इकाई के लिए 5 करोड़ रुपए तक के अनुदान की व्यवस्था है और क्षमता में वृद्धि होने पर अतिरिक्त धनराशि का भी विकल्प उपलब्ध है। सेंट्रल सरकार इना ऑयल पाम स्कीम थरन रोंदुआ नहीं दौने तुतेन कन हाक ले कन छपुई गई पो कन बेसे। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। इन प्रावधानों से किसानों को बाजार के उतार चढ़ाव से संरक्षा भी प्राप्त होगी। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा।
इससे पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार में खेती के बेहतर अवसर पैदा होंगे और किसानों को मुस्कुराने की एक और नई वजह मिलेगी। बरसात के मौसम में कई बार पशुओं के स्वास्थ्य और उत्पादन क्षमता में प्रभाव पड़ता है, विशेषकर पानी, नमी के कारण वातावरण में हवा की कमी के होने से भी। बारिश के दिनों में उचित देखभाल कर हम पशुओं की दुधारू क्षमता को बेहतर बनाए रख सकते हैं। बरसात के बाद आसपास काफी हरे भरे चारे उपलब्ध हो जाते हैं, जो कि पशुओं के खान पान के अंदर किफायती होने के साथ ही प्रोटीन, खनिज की मात्रा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। पशुओं की खान पान की बात करें तो उन्हें संतुलित आहार देना चाहिए जो पशुओं के लिए तैयार किया गया है। साथ ही इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उन्हें बासी खाना, गंदा चारा पानी ना दिया जाए। समय समय पर पशु चिकित्सक से मिलते रहना चाहिए, जिससे किसान भाई बहनों के पशुधन स्वस्थ हो और निरोग रहें। अलग अलग नस्लों के पशुओं को अलग अलग प्रबंधन की आवश्यकता होती है, इस बात का मुख्य रूप से ख्याल रखें। किसान भाइयों, पशुओं के पोषण में हमें एक बात का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि हम जो आहार पशु को दे रहे हैं उसमें अचानक परिवर्तन ना करें। हाँ, क्योंकि जो हम जानते हैं कि जो गाय भैंस हैं ये जुगाली करने वाले पशु हैं और इनके आमाशय के जो बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ हैं, जो उनको किसी भी दाने को उसमें उनको अपने आप को अडॉप्ट करने में कम से कम 10 से 12 दिन का समय लगता है, तो अचानक परिवर्तन नहीं करना चाहिए। और एक और महत्वपूर्ण बात कि जब हम जानवर को जो फीडिंग कराते हैं, जो दाना देते हैं, उसके समय का भी हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। अगर हम 8 बजे सुबह दाना दे रहे हैं, शाम को 4 बजे दे रहे हैं, तो इस प्रक्रिया को हमको नियमित रूप से इसको हमको करना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी दिन 8 बजे दिया, कभी हम 9 बजे दे रहे हैं। हमको ये इंटरवल का ध्यान रखना है। और जानवरों को जो हम दाना दें या जो चारा दें, उसको उचित रूप से प्रोसेस करके, ऐसा नहीं कि जैसे हम हरा चारा, जानवरों को हम क्या क्या देते हैं, एक तो चारा देते हैं और सांद्र मिश्रण। तो चारे को हमें काट कर देना चाहिए। अगर लंबे चारे देंगे तो वो जानवर उसको खाने में उनकी अतिरिक्त ऊर्जा व्यर्थ होगी। किसान भाइयों, आज के दौर में पशुपालन के काम को अगर मेहनत के साथ मार्गदर्शन सही समय पर मिल जाए तो पशुपालन एक वृहद और लाभदायी व्यवसाय बन सकता है। आधुनिक तौर तरीके से पशुपालन के काम में लगे अनुभवी और पशु चिकित्सकों की सलाह पर किया जाने वाला पशुधन पालन भरपूर लाभदायी साबित हो रहा है। हमारे राज्य छत्तीसगढ़ में ऐसे कई पशुपालक हैं जो वृहद रूप में कार्य करके इसे व्यावसायिक स्तर पर ले जा चुके हैं। उन सफलतम कृषकों ने अपने डेयरी या खलिहानों के पशुओं का नस्ल सुधार किया है। अब देसी गाय के दूध को आज का साइंस A2 कहता है। अब A2 मिल्क जो कहते हैं देसी गाय का, वो न्यूजीलैंड से आया है। इस पर रिसर्च हुआ 20-22 साल रिसर्च के बाद 2007 में एक पुस्तक आई थी, डेविल इन द मिल्क। वहाँ से एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ और हमारे देश में भी इस पर रिसर्च हुआ। डॉक्टर सज्जिदानंद डे सर ने किया है NDRI करनाल में। तो उन्होंने भी यही फाइंड आउट किया कि जेनेटिक स्तर पर अगर जांचें और जिसका GMO नहीं हुआ है, देसी गाय है, उसके दूध को A2 शब्द आज का विज्ञान कहता है। बेसिक फ़र्क दोनों दूध में ये होता है, जैसे A1 दूध है, क्रॉस ब्रीड का या जर्सी गाय होलिस्टन का कहना चाहिए, जिसका जेनेटिक बदल गया है, उसके दूध में BCM7 नामक एक तत्व पाया जाता है, बीटा कैसोमॉर्फिन जिसे कहते हैं। वो पेट में जाके जब हम दूध पीते हैं तो पेट पे जाने के बाद वो टूटता नहीं है, वो चैन धीरे धीरे जमा होकर बहुत सारी बीमारियों का कारण बनता है, आधुनिक बीमारियों का। और लेकिन अगर हम देसी गाय का दूध जो पिए, जो प्राकृतिक रूप से सही है, तो वो दूध में वो चीज़ नहीं बनती BCM7 और वो स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। आज हमको ज़रूरत है प्रकृति के साथ जुड़कर रहने की, तो देसी गाय के दूध को
जिसका सर्टिफाइड हो तो ज़्यादा उसको प्रामाणिकता के साथ हम बोल सकते हैं कि ये सब स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। किसान भाइयों, पशुधन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि हम अपने पशुओं का खास ख्याल रखें, जैसा हम अपने बच्चों का रखते हैं। उनकी उचित देखभाल, खान पान, आवास में उचित प्रबंधन के साथ जब बात प्रजनन की आए तो मादा पशुओं को उन्नत नस्ल के साथ ही संपर्क कराएं, ताकि जो बछड़ा या बछिया हो वे बेहतर नस्ल के हों। इस प्रकार पशु नस्ल सुधार होने से उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी होगी और पशुपालक किसान भाई बहन आर्थिक रूप से संपन्न होंगे और कहलाएंगे आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान। ऐसा पटके रे मुसवाला बिलैया ले गई झपटके, 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 ऐसा पटके रे मुसवाला बिलैया ले गई झपटके। पानी मा मछली थे रुकमा चिड़िया, कोठी में मुसवाला देखे बिलैया, कोठी में मुसवाला देखे बिलैया, देखे बिलैया रे देखे बिलैया, देखे बिलैया रे देखे बिलैया, मुसवाला बिलैया खावा रे संगी डपट के, ये डपट के, ये डपट के रे मुसवाला बिलैया ले गई डपट के, ऐसा पटके रे मुसवाला बिलैया ले गई डपट के, ऐसा पटके रे मुसवाला बिलैया ले गई झपटके, ऐसा पटके रे मुसवाला बिलैया ले गई झपटके। पानी गिरे भुइया मारस के, आषाढ़ में पानी गिरे भुइया मारस के, में अमृत बरस के, जमुजी जंत मुँह में अमृत बरस गे, अमृत बरस के रे अमृत बरस के, अमृत बरस गे रे अमृत बरस गे, पोतरी के सिर में ये ढोड़िया हारी थे लपट के, ये लपट के, ऐसा पटके रे मुसवाला बिलैया ले गई झपटके, ऐसा पटके रे मुसवाला बिलैया ले गई झपटके, ऐसा पटके रे मुसवाला बिलैया ले गई झपटके, ऐसा पटके रे मुसवाला बिलैया ले गई झपटके। चारों पोती आवत रहे बैला, एती ओती चारों पोती आवत रहे बैला, नेवन निन्हा गलिम रेंगे मुड़मो बोहे गईला, मुड़मा बोहे गईला रे मुड़मा बोहे गईला, बैला के डर में पनिहारी ना गिर के हपट के, ये हपट के, ये हपट के रे मुसवाला बिलैया ले गई झपटके, ऐसा पटके 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 रे मुसवाला बिलैया ले गई झपटके, ऐसा
पटके रे मुसवाला बिलाई हले